हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का जो वीडियो है ये एक नई शुरुआत है। और नई शुरुआत खास करके उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जो मित्र हमारे अपना जीवन, अपना करियर डिफेंस के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे वो मित्र रनिंग तो बहुत अच्छा करते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे पहचान वाले हैं, वो रनिंग तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिजिकली फिट होने के बाद उनका एग्ज़ाम में थोड़ा सा हाथ टाइट हो जाता है, तो वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। तो उनके लिए स्पेशली मैं ये जीके जीएस जीए का जो सेट लेकर के आ रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए है। ये टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे और ये यूज़फुल किसके लिए रहेंगे? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आर्मी का जो रनिंग वाला एग्ज़ाम होता है उसमें तो ये बहुत हद तक काम करेगा। नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी और लो लेवल का है, लेकिन अभी ये शुरुआत हुआ है। आप जैसे जैसे हमारे इस सेट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से लेके सभी फोर्सेस को देख रहा हूँ। जैसे आर्मी में आपको रनिंग के साथ एग्ज़ाम थोड़ा इजी लेवल का होता है, तो उसके लिए उस तरह के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे गए हैं। उसके अलावा एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी क्वेश्चन इसमें ऐड करे गए हैं, ठीक है। और नेवी और एयरफोर्स में भी आपको इसमें ज़रूर मदद मिलेगी। तो ये सभी हमारे उन दोस्तों के लिए है जो अपना करियर, अपना जीवन डिफेंस या देश की रक्षा में देना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सेट लगातार मिलता रहेगा। अभी ये सेट 1 है। अगर आपको पसंद आएगा ये तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको और भी आगे चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है ये भी आप देख सकते हैं। बाकी अन्य परीक्षा की तैयारी करने वाले मित्र भी हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जीके कभी भी आपको वेस्ट नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ 30 क्वेश्चन अगर आपको सारे पता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर, जो कि स्पेशली है हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। डिफेंस स्पेशल आप इसे कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुआ था? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी का स्थापना हुआ था 1895 में। 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में जो है हमारा इंडियन आर्मी वो 7 कमान में कार्यरत है। 7 कमान में। और अभी हमारे वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नारवानी। याद रखेंगे, अभी नए बने हैं ये, तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना चाहिए, जनरल मनोज मुकुंद नरवानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने करी थी। कई लोग सुभाष चंद्र बोस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, रास बिहारी बोस ने करी थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी जो यही है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या आज़ाद हिंद फौज, ये रास बिहारी बोस ने करी थी 1942 ईस्वी में, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो स्थापना की थी वो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी थी। दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने, और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग ये सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कई बार एग्जाम में पूछे। जैसे दूध का हो गया, रक्त का हो गया, आपके पेशाब का हो गया, यूरिन का। तो ये एग्ज़ाम में, इस तरह के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। लार का, ये सब चीज़ें आपसे पूछती रहती, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो मैं अब इस सभी चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बस आपको हमारा ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है। तो इसका रक्त दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है, 6.4 होता है, ठीक है। वहीं आप देखें मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, और नींबू का पीएच मान 2.2 और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक मीटर स्केल होता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, वो 0 से लेके 14 तक चलता है, ठीक है। और बीच का जो मिडिल होता है वो 7 होता है। ये आप मान लो ये 7 है, ठीक है, ये है 7। अब 7 से इधर वाले जो हैं वो होंगे अम्लीय, अम्ल, और 7 से ज़्यादा वाले जो होंगे वो होंगे क्षार। तो अम्ल का सबसे लोएस्ट कौन सा हो सकता है? जो सबसे लोएस्ट होगा वो होगा 0, और क्षार में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन हो सकता है? वो होगा 14, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि
जो जितना 7 से जितना कम रहेगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जो 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इसको पहचान मिली। 21 जून को ये मनाया जाता है और यूएनओ ने 2015 में इसको मनाने के लिए घोषणा करी थी। आगे देखते हैं कि भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। अब देखिए एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, एग्जाम में नहीं आपके आसपास के एरिया में, कि ऐसा पूछता है कि भारत की खोज किसने की थी। तो ये बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि भारत कोई खोया हुआ जगह नहीं था जिसको खोजा गया। भारत जैसे, इसका सब पहले मैं आंसर बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा पोर्तुगाल से था, पोर्तुगाल यूरोप में आता है, तो यूरोप से इंडिया आने के लिए जो समुद्री मार्ग था उसका खोज किया था वास्को डी गामा ने। ठीक है, उससे पहले हम जमीनी मार्ग से या किसी दूसरे फॉर्म से आते थे घूम फिर के, लेकिन जो नज़दीकी रास्ता होगा, जो समुद्री मार्ग होगा, नज़दीकी होता उस समय, तो उसकी खोज करी थी वास्को डी गामा ने। आपको पता ही होगा कि कोलंबस भी भारत की खोज में ही निकला था, लेकिन वो पहुंच गया था अमेरिका, और वहाँ के लोगों को वो अमेरिका को वो भारत ही समझ बैठा था, और वहाँ के लोगों को उसने इंडियन समझ लिया था, तो उसको रेड इंडियंस कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। हाँ, अगर ये पोर्तुगाल या यूरोप के सिलेबस में पूछा जाए तो वो बता सकते हैं कि भारत की खोज किसने की थी वहाँ से, लेकिन हमारे लिए उसने भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्री रास्ता है उसको खोजा था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और वास्को डी गामा पहली बार भारत में 1498 में आया था, वो कालीकट के तट पे आया था, और दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। अब देखिए जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में क्या फ़र्क होता है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ये सब चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन ये बेसिक से स्टार्ट है, इसीलिए मैं कई चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो, इसका मतलब होता है जनसंख्या घनत्व का मतलब कि ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, इसमें कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये यहाँ पे बताना है। कि अगर किसी राज्य के 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 लोग रहते हैं, तो ये हो गया उस राज्य का जनसंख्या घनत्व, उस राज्य का जनसंख्या। अब इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकालने का तरीका है कि टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से, टोटल एरिया यानी कि क्षेत्रफल से, उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आ जाता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर मैं राज्य की बात करूं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा है बिहार में। ठीक है, और बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। वहीं पे यहाँ पे अब देखें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी, ये भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इजी चीज़ें हैं ये। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ चीज़ें आपके लिए भी मैं छोड़ूँ। और आगे है, मायोपिया मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। मायोपिया मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो मायोपिया जो होता है ये आँखों से संबंधित है, आँखों से। अंग्रेजी में इसे मायोपिया और हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए आँखों में देखने से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी कॉमन होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें वो डिस्टर्ब दिखाई देंगी, अच्छे से क्लियर नहीं है। वहीं दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ, निकट की चीज़ें कमज़ोर यानी अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। याद रखेंगे आप। और इसको ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ये भी आप याद रखिए। आगे है कि मालदीव्स की राजधानी क्या है। मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, याद रखेंगे आप। देखिए एक चीज़ है कि आप अपने जीवन शैली में रोज डेली लेवल पे 5
राज्यों की राजधानी याद करना शुरू कर दें। ठीक है, 5 राज्य नहीं, 5 देश की। आगे है राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड या राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, याद रखेंगे। और चेपॉक स्टेडियम ये भी क्रिकेट से संबंधित है, जो कि चेन्नई में है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कानपुर में है। आगे है ब्रोमीन किस वर्ग का है? अब ब्रोमीन एक तत्व है, ये किस वर्ग का है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्रोमीन जो है आवर्त सारणी, जब मैं उससे क्वेश्चन कराऊंगा तो भी उसमें ये इस तरह के बहुत सारे चीज़ आएंगे। तो इसको हैलोजन ग्रुप में रखा जाता है, याद रखेंगे आप, ब्रोमीन को हैलोजन ग्रुप में रखा जाता है। और हैलोजन ग्रुप में और कौन कौन से आते हैं? तो ये आते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे जब लास्ट में आप देख रहे हैं सभी में इन लगा हुआ, ब्रोम इन, क्लोर इन, आयोड इन और फ्लोर इन। ठीक है, आगे हम मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी श्री पेरम्बदूर में, श्री पेरम्बदूर। और ये तमिलनाडु में एक चुनावी सभा में भाग लेने गए थे 1991 में, 21 मई को, उसी में यह हत्या हुई थी। निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार जो है आपको किस अनुच्छेद में वर्णित है या निहित है? तो ये आपको दिया गया है आपको अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। और अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपके जीवन से और आपकी स्वतंत्रता, आपका जो शारीरिक स्वतंत्रता है, इससे रिलेटेड है। और 21 के क में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। आगे है सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण जो है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे है, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्म होता है NaCl, ये भी याद रखेंगे आप। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी? यानी कि लंबी दूरी की जो बेतार संचार, जैसे कि मोबाइल आप करें, तो इसमें कौन सी तरंगे निकलती हैं? कौन सी तरंगों के कारण ये संभव हो पाता है? तो ये संभव हो पाता है रेडियो तरंगों के कारण। रेडियो तरंगों के कारण। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या होता है? अगर हम जैसे हमारे शरीर में आपको पता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है, तो अगर हम हाइट पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाएंगे, तो हमारे आकार पे, आरबीसी के आकार पे क्या असर पड़ेगा या उनकी संख्याओं पर क्या असर पड़ेगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनकी संख्या जो है वो बढ़ती है, आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो हिमालय का ये जो कंचनजंगा है ये भारत के अंतर्गत आता है, बाकी ये सभी भारत में नहीं आते हैं, याद रखेंगे आप। मकालू, धौलागिरी या अन्नपूर्णा ये सभी बाहर आते हैं। आगे चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा रेडियो आइसोटॉप है? रेडियो का कौन सा आइसोटॉप जो चर्म रोगों में यूज किया जाता है? तो ये है रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस याद रखेंगे। शुद्धवैता किसका दर्शन शास्त्र है? ठीक है, शुद्धवैतावाद, अशुद्धवैतावाद, इस तरह बहुत सारे वैता आए हैं, तो इनके अलग अलग दर्शन शास्त्र रहे, यानी कि इनके संस्थापक आप मान सकते हैं। तो ये शुद्धवैतावाद के जो दर्शन शास्त्र हैं, संस्थापक है, ये कौन रहे हैं? ये रहे हैं वल्लभाचार्य, या फिर इसको वल्लभ भी कई जगह पे कहा जाता है। और ये कृष्ण की उपासना पर केंद्रित ये परंपरा पुष्टि मार्ग की इन्होंने स्थापना की थी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था किस क्षेत्र में? सीवी रमन इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, सीवी रमन। तो या CVR भी कई जगह आप लिखते हैं, इसके लिए हम सीवी रमन, CVR। तो इनको किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो इनको नोबेल मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। और रमन प्रभाव के लिए इनको खोज मिला था। और इसकी 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 1930 में इनको नोबेल मिला था। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम है जो निर्देश देता है कंप्यूटर को।
आगे है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति जिन्होंने सबसे ज़्यादा सुधार किया था, तो ये थे कबीर। कबीर थे, याद रखेंगे। और कबीर जो है वो मुक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि तथा समाज सुधारक थे। आगे है, धातु की 4 गेंदों को सूर्य के प्रकाश में रखा गया, सबसे अधिक गर्म कौन होगा? कौन सबसे अधिक गर्म होगा? ये धातु क्या है सारा? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो अब देखिए, जो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा संचार करेगा, जो वही सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो इसमें तांबा जो है वो इसका सबसे ज़्यादा संचार करता है, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है। और चांदी, देखिए चांदी जो है ऊष्मा का सबसे बेहतर सुचालक है, लेकिन यहाँ पे चांदी ऑप्शन में नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है तांबा, तो तांबा जो है वो सेकंड नंबर पे होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म होगा तांबा। फिर उसके बाद गर्म होगा एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा और उसके बाद मैग्नीज। याद रखेंगे इस तरह से। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मारोधी नहीं है? ऊष्मारोधी यानी कि ऊष्मा को रोक नहीं सकता है कौन? तो यहाँ पर देखें तो हमारा एल्यूमिनियम जो है वो ऊष्मारोधी नहीं होगा। और एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है। हवा, कांच, पत्थर में ऊष्मा का चालन सरलता से संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए इनको कुचालक भी हम कहते हैं। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। याद रखेंगे आप, लखनऊ में। और इसका निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। आगे है, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। याद रखेंगे आप, 25 ईयर्स। और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य दोनों ही प्रधानमंत्री बन सकता है, दोनों में से कोई भी, दोनों का सदस्य, और इसके लिए भी 25 साल ही है। और वहीं लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और विधानसभा के सदस्य का जो है 25 वर्ष होना भी जरूरी है विधान परिषद के लिए। लोकसभा विधानसभा के सदस्य को 25 साल का होना जरूरी है, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 साल का होना जरूरी है। कोविड-19 के लिए अभी तक की खोजी गई दवाओं में सबसे कुछ हद तक कारगर दवा कौन सी है? तो जिसके लिए अभी भारत के पास सभी देश डिमांड कर रहे हैं, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। ठीक है। तो ये मलेरिया की दवा है, मलेरिया के लिए, और इसी का यूज इस पे भी किया जा रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नाम याद रखेंगे आप, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दवा खुद से लेके खाने लगें, क्योंकि इन दवाओं के साथ और भी कुछ अन्य दवाएं दी जाती हैं। इससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए कुछ अन्य दवाएं भी दी जाती हैं। तो इसीलिए आप अपने मर्जी से ये दवा यूज नहीं करेंगे, डॉक्टर की देखरेख में ही ये दवा लेना है। आगे है, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है सिलिकॉन। याद रखेंगे आप, सिलिकॉन। और भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो सिलिकॉन ही पाया जाता है। और ये लगभग 28% के आसपास, 28.2 याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप लगभग 28% याद रखेंगे। और प्रकृति में यह रेत एवं पत्थर के रूप में पाया जाता है। और आगे है कि निम्न में कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? तो ये 2 धातुएं हैं, एक है सोना और एक है प्लैटिनम। ये दोनों, क्योंकि आप देखो सोना, अगर आप चांदी को देखो तो चांदी काला पड़ जाता है, रजत ये काला पड़ जाता है, लेकिन सोना जैसा का तैसा ही रहता है। और प्लैटिनम भी कुछ ऐसा ही है। तो सोना और प्लैटिनम जो है ये वायु के साथ किसी प्रकार का भी अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए उत्कृष्ट धातुओं में कुछ विशेष परिस्थितियों में जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये सब भी आप याद रखेंगे, लेकिन फिलहाल उतना लंबी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन स्पेशली फॉर डिफेंस समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।